और बहुत दूर से क्लिक किया हुआ है। और ये टैक्सियां हैं, ये ढेर सारी टैक्सियां हैं जो नदी में पानी खत्म हो गया है और दियारा के आर पार जाने का काम करती हैं। यानी जहां कभी नावें चलती थी वहां पर ये टैक्सियां चलती हैं, और जो मछुआरा कम्युनिटी थी वो इन्हीं टैक्सियों में कंडक्टरी का काम करते हैं। ये लोग 50 रुपए रोज पर। ये तस्वीरें हैं। ये एक और तस्वीर देखिए, आपको पहली नजर में लगेगा कि कोई पुरानी बिल्डिंग है। ये जहाज है जो अच्छा खासा गंगा में सिर्फ 10 साल पहले तक चलता था, और बहुत अच्छी तरह से ये टूरिज्म में और बाकी चीजों में यूज होता था। बहुत बड़ा, इतने बड़े जहाज गंगा में चलते थे। शायद 12-13 साल हुए, उसके बाद से ये कबाड़ पड़ा हुआ है, क्योंकि नदी हमने खत्म ही कर दी। और थोड़ा सा समय की कमी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो नदी जब बदलती है तो चीजें भी बदलती जाती हैं, व्यापार है। और खैर, अब हम लोग, समय की थोड़ी कमी है, मैं बंगाल आपको लेकर चलता हूँ, क्योंकि बंगाल की बात किए बिना फिश और फिशरीज की फिशिंग प्रैक्टिस की बात करना थोड़ा सा बेमानी हो जाएगा। लगेगा कि राजमहल और उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र, एक और छोटा सा आपको एक घटना तो नहीं, एक कहानी टाइप समझ लीजिए। चीजें कैसे कैसे डिस्टर्ब होती हैं। एक तरफ गंगा बह रही है, साइड में राजमार्ग है, और राजमार्ग के नीचे पुलिया है। उस पुलिया से बाढ़ का पानी निकल के राजमार्ग के दूसरी तरफ चला जाता है। ये बहुत अच्छा सिस्टम लगता है देखने में। इस एरिया को, जहां पानी इकट्ठा हो जाता है, वहां जलना कहते हैं। जो मैं बता रहा हूँ पोंड में कैसे कब्जा किया जाता है, तो वो जो खेत का पानी है वो किसी व्यक्तिगत खेत में जमा हो गया। अब उसको क्या करते हैं कि पानी को रोक देते हैं पूरी तरीके से। जिसका खेत है वो नहीं रोकता है, दबंग लोग रोकते हैं, और वो ये बताएंगे कि इस पूरे एरिया के पौंड पर हमारा कब्जा है, इसलिए ये भी पौंड है और ये तालाब है और ये भी हमारे अंडर में है। अब उस पर जो भी मछली होगी वो हमारी होगी। जिसका खेत है वो कहता है कि मुझे अपना खेत बोना है, अनाज बोना है, उसको उसकी परमिशन नहीं होती। और अक्टूबर तक उस पानी को ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, और अक्टूबर आने तक वो, जब तक उसकी पूरी मछली नहीं निकाल लेता है, उनका खेत वो छोड़ता नहीं है। ये स्थितियां पूरे गंगा बेल्ट में, बिहार झारखंड में चली जाती हैं। अब आइए बंगाल में चलते हैं। बंगाल जो है, बंगाल को समझिए। वास्तव में मैं कहता हूं कि बंगाल जो है वो सही मायने में हिमालय का पुत्र है। यदि हिमालय ना होता तो बंगाल को समुद्र ने किडनैप कर लिया होता बहुत पहले ही। हिमालय की जितनी गाद आती है वो उस गाद पर बंगाल का इलाका बसा है मैक्सिमम। और बांग्लादेश की जमीन जो है वो 15 किलोमीटर तक मोटी गाद पर बसी है। और इसी की वजह से यहाँ पर एक तरह से कह लीजिए कोलकाता या बंगाल का जो इलाका है वो समुद्र से बचा हुआ है। नहीं तो जैसा कि हमारे बंगाल के साथी जानते हैं कि हुगली जो है वो ज्वारीय नदी है, और वो समुद्र उसमें उल्टा अंदर भी आता है। और कोलकाता का मैक्सिमम सीवेज पूरब की तरफ भेजा इसीलिए जाता है क्योंकि पश्चिम की तरफ, यानी कि यदि आप हुगली में डालेंगे तो वो जो मलमूत्र आप समुद्र को दे रहे हैं वो आपको बीच में वापस भी कर देगा। तो इस वजह से वो बचा हुआ है। और हिल्सा की कहानी, मेरा घड़ी अंदर है, मैं इसलिए आगे नहीं आ रहा हूँ। हिल्सा की कहानी आपको जरूर बता दूं कि हिल्सा गंगा में मिलने वाली सबसे स्वादिष्ट मछली मानी जाती है। और हिल्सा का प्रोडक्शन का गिरना फिशरमैन कम्युनिटीज के लिए बहुत बड़ा घातक वो हुआ, क्योंकि जब फरक्का डैम बनाया गया, आप जानते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में फरक्का डैम बना हुआ है, और हिल्सा का नेचर है कि वो स्लाइन वाटर में रहती है और अंडे देने के लिए स्वीट वाटर में आती है। ऐसे ही झींगा है जो स्वीट वाटर में रहता है और स्लाइन वाटर में अंडे देता है। तो ये जो मूवमेंट है मछलियों के आने जाने का, स्लाइन और स्वीट वाटर का, ये फरक्का डैम की वजह से रुक गया। और उसके रुक जाने से इनकी फर्टिलिटी का रेट डाउन हो गया और 85% तक हिस्सा और झींगा का प्रोडक्शन गिर गया।
और जिस वजह से हिंसा बहुत कम होती है। हालांकि बंगाल सरकार ने बहुत कोशिश की, अभी भी जहाँ एग्जैक्टली गंगा सागर से अंदर की तरफ जहाँ गंगा और समुद्र मिलते हैं, जहाँ सलाइन और स्वीट वाटर मिलते हैं, वहाँ हिंसा का प्रोडक्शन होने लगा है, लेकिन हिंसा का कल्चर सक्सेस नहीं है, वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मछली है, डेलिकेसी मानी जाती है, लेकिन झींगा का कल्चर हो रहा है, वो उसको वो उसको पैदा कर रहे हैं, और उसकी उसकी एक अपनी अलग राजनीति है। हिमालय बहुत कुछ दे रहा है लगातार, बंगाल को उसने एक तरह से बचा के रखा है, इस पूरे गाद के बल पर उसके धान और झींगा मछलियों से भरपूर रहा, लेकिन हमने उसको एक तरह से अपनी बेवकूफ़ी कह लीजिए, जैसे भी ने उसको मारा। पॉन्ड्स पर बहुत काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं, फिर भी बहुत कम है, जिस तरह से जैसा मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश ही मछली सप्लाई करता है। मैं अपनी बात बस खत्म कर रहा हूँ, आपको सुंदरबन की एक दो तस्वीरें दिखा करके चीजें कि वो स्थिति वहाँ कैसे कैसे बनती है। ये बनबीबी की फोटो है, जो आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ के लोग इसको मानते हैं, बनबीबी को, कि ये हमें आदम को टाइगर से और मगरमच्छ से बचाती हैं। ये स्मॉल फिशर मार्केट है बेसिकली, जो छोटी मछलियां, नियम ये है बंगाल में भी 400 ग्राम से कम की मछलियां मत पकड़िए, लेकिन ये नियम कहीं भी नहीं माना जाता है। ये एक और छोटा सा ये आप देखेंगे कि ये मास्क पहने हैं लोग पीछे, ये सुंदरबन में होता है, पीछे मास्क लगा के रखते हैं जिससे टाइगर को लगे कि कोई उसको देख रहा है, तो क्योंकि टाइगर हमेशा पीछे से हमला करता है, और जब पीछे उसको कोई देख रहा होता है तो उसको नहीं करता, इसलिए ये इनका इजाद किया हुआ तरीका है वहाँ के स्थानीय लोगों का। ये जगह से पीछे मास्क लगाकर ही मास्क लगाने जाते हैं। और ये कुछ केकड़े हैं, इनका भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, और कई सारी चीजें हैं। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। कोई सवाल होगा तो हम जरूर लेना चाहेंगे। Thank you, Abhay ji, for this wonderful lecture. And at this point, कुछ हाथ ऊपर हैं, उनके सवाल हम लेंगे। एंड आपने इतने अच्छे तरह दर्शाया कि गंगा के साथ गंगा के समीप क्या क्या होता है, कैसे फिशिंग प्रैक्टिसेस है, एंड वी आर रियली एनलाइटेंड टू हियर ऑल ऑफ दिस. सो विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. विजय लक्ष्मी, Dr. Vijay Lakshmi Bose, if you could come onto the mic. नमस्कार डॉक्टर अभय, सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। नमस्कार, मैं आपने सही सोचे कि मैं बंगाल से हूँ, और दो छोटी ऑब्जर्वेशन है और एक सवाल है। ऑब्जर्वेशन तो ये है, आपने जो तस्वीरें हमारे सामने रखे हैं कस्टम्स की और मछुआरे के लाइवलीहुड और फिश जो कम हो रहा है, वो एकदम नॉस्टैल्जिया सा हो गया और बिल्कुल हकीकत है। ऑब्वियसली आप इतना ज्यादा रिसर्च किया, आपको तो पता ही होगा। पर कतला कंटेनर्स मैंने देखा बचपन में, और कतला एक मछली होता है, हिल्सा के पास होता है सेकंड बेस्ट फॉर एनी ऑस्पिशियस एनी ओकेजन, लाइक जमाई का दिन जब होता है, जमाई शुष्की वगैरह, कुछ अच्छी चीज बनाना चाहते हैं तो कातला का जरूरत पड़ती है। वही फिश अब दिखाई नहीं देता। स्टीमर्स भी मैंने हुगली में तो देखा ही, गंगा में भी देखा। मैं एकदम शागुर तक गई तो मैं मोहना पे भी देखे वो स्टीमर्स, अभी भी शायद ही देख पाते हैं। मेरी सवाल ये थी गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में, कि गैंजेटिक डॉल्फिन जैसा चिलिका में ऑब्जर्व किया गया कि चिलिका में गैंजेटिक डॉल्फिन का नंबर ज्यादा हो रहे हैं। आपके राय में, आपके रिसर्च क्या बोलता है, गैंजेटिक डॉल्फिन उतना ही है? क्योंकि अम्फन भी आया बीच में और दूसरी चीजें भी है, पोल्यूशन भी है, तो इस गंजे उस पे आप थोड़ा अगर आप
बता सकते हैं मुझे? थैंक यू। जी जरूर। एक अच्छा संयोग रहा, कुछ 2 महीने पहले ही चिल्का जाना हुआ था और मैं वहाँ पर देख कर आया। और वो गेंजेटिक डॉल्फिन कह सकते हैं थोड़ा सा है वहाँ पर, लेकिन वो एक्चुअल में वैसा नहीं है स्थिति। जो मैंने जैसे बताया कि ये व्हेल स्पीसीज का ही परिवार का ये प्राणी है, और साइंटिस्ट ज्यादा इस बारे में बता पाएंगे, लेकिन जो चिल्का में मिलता है वो गेंजेटिक डॉल्फिन नहीं है। और जब आप अंदर जाते हैं समुद्र में चिल्का की तरफ से, जो एक्चुअल जो डॉल्फिन एरिया है वो प्रॉपर ओशन डॉल्फिन है, और वो अच्छा जंप करती हैं काफी सारा, और मतलब वो बहुत रिच डॉल्फिन है वहाँ पर, और काफी हेल्दी है। और वहाँ पर जो आपका चिल्का डेवलपमेंट एसोसिएशन है, वो लोग उसका ध्यान भी रखते हैं। और जो वहाँ के फिशरमैन कम्युनिटी से मैं मिला, उनका भी एक वो समझ पड़ी है कि डॉल्फिन को बचाना जरूरी है, क्योंकि उससे उस एरिया में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन वो गैंगेटिक डॉल्फिन है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि गैंगेटिक डॉल्फिन स्लाइन वाटर में नहीं जिंदा रह सकती है। और चिल्का को आप पूरी तरह से स्वीट वाटर झील कह भी नहीं सकते, वो इट्स ए मोरलेस थोड़ा सा एक तरह से मिक्स है, इट्स टूवर्ड्स स्लाइन है। जी। तो पर गंजेटिक डॉल्फिन का नंबर्स ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? बहुत कम हो रहा है। पूरे गंगा बेल्ट में इंक्लूडिंग सब्सिडरीज 2000 से ज्यादा गैंगेटिक डॉल्फिन नहीं है। गैंगेटिक डॉल्फिन से मतलब है मेरा उस सूस से जो गंगा में पाई जाती है, जिसको हम गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं। शुशुक कहते हैं। एक्चुअली हम जी अलग अलग स्थानीय उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। मोटे तौर पे बिहार में सूस कहते हैं, सूसा कहते हैं, ऐसे अलग अलग नाम उसके हैं। तो वो 2000 से ज्यादा नहीं है, इंक्लूडिंग ऑल सब्सिडरीज। मैं एक और सब छोटी सी सवाल पूछना चाह रही हूँ। गैंजेस जहाँ जाके सागर में मिलता है, वहाँ कामोट करके एक छोटी सी फिश, इट इज कंपेयर्ड टू पिराना, बट इट इज नॉट पिराना, समथिंग लाइक अ शार्क एंड अ पिराना, इट्स कॉल्ड कामोट। जी। वो पता नहीं मिलता है कि नहीं आजकल? जी, आपने सुना है कि नहीं? वो बिल्कुल मिलता है। देखिए, जो गंगा सागर है वो वास्तव में वो जगह नहीं है जहाँ गंगा समुद्र से मिलती है। वो धार्मिक स्थल है, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो समुद्र में काफी अंदर है, जहाँ वास्तव में स्वीट वाटर और सलाइन वाटर मिलता हुआ नजर आता है। नेवी को ही वहाँ जाने की परमिशन है, और वैसे लोग वो नहीं जा पाते। लेकिन जो आप नाम ले रही है, मैंने सुना है, और वो वहाँ मिलती है, मैंने देखा नहीं। लेकिन मुझसे कुछ लोगों ने कहा है कि ये फिश वहाँ मिली दिखी है, और लगातार दिखी है। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you. We have Mrinalini ji with her question. Mrinalini ji, if you could take on the mic, please. Yes, please. Actually, I don't have any question. Being a new listener, hello, can you hear me? या प्लीज आप बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ अभय जी, मैं न्यू लिसनर हूँ आपके सब्जेक्ट के लिए, तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात, बहुत इंफॉर्मेटिव लगी। इनफैक्ट बहुत ज्यादा न्यू है ये सब कुछ मेरे लिए। और जो ये विषय है नदी के बारे में, वो हम बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आपसे भी मैंने कई बार सुनी है ये सब चीजें। लेकिन आज जो बातें आपने मुझे बताई हैं, इनफैक्ट सबको बताई हैं, वो मुझे काफी अच्छी लगी। बस सिर्फ एक मुझे वो समझ नहीं आया, वो जो आपने चूल्हों वाली बात बताई थी निषाद कम्युनिटी की, मतलब व्हाट वाज दैट? वो एक उनका रिचुअल है, वो शीतला माता मंदिर है, और वो मूर्ति बताते हैं कि कहीं से बहकर आई। मोटे तौर पर उसको सिद्ध मूर्ति माना जाता है, और वो किसी निषाद राजा को मिली थी, जिसने उसको स्थापित किया। और इसलिए उस मंदिर का जो मालिकाना हक है वो मछुआरों के पास है। तो पूरे देश में कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी मंदिर का मालिकाना, मतलब ऐसे प्राचीन मंदिर का और स्थापित मंदिर का, शक्तिपीठ का मालिकाना मछुआरों, तो वो वहां पर है, उनके पास है। और वो एक उनका रिचुअल है कि वो आकर वहाँ पूरी सब्जी बनाते हैं और थोड़ा सा गंगा को देते हैं। और वहीं से उनका मानना है कि उनके पूर्वजों ने भगवान राम को नदी पार कराई थी। एक उनका अपनी नदी को धन्यवाद कहने का तरीका है।
तो वो हर रिचुअल में, शादी ब्याह में, मुंडन में वो वहाँ आ जाते हैं। और वो पूर्ण उस वहाँ पर मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाने की एक परंपरा विकसित हो गई है, और चूंकि वहाँ मान्यताएं पूरी होती है इसलिए वो बढ़ता गया, और आज हजारों की संख्या में वहाँ चूल्हे हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you. We have the next question. Dr. Nandini Bhattacharya, if you could ask your question, please. Thank you very much, Abhay ji. It's an excellent presentation. तो मैं बंगाल का हूँ, कुछ कल्चर भी है बंगाल में. ये fish and Bengali culture is integral. Like all the married women, they have fish on the 11th day of the moon, Ekadashi. And secondly, when women are having, are going to have, used to, have child, so there was an occasion called Shad. That is the desire. So because there were, lot of mortality, female mortality during childbirth, so women were given a lot of fish. Can you hear me? Yeah, please, बोलिए. A lot of fish during that occasion, maybe on the 7th month or in the 9th month. And thirdly, widows are not supposed to have fish. After, those who used to have, still now there are, it is in the mind of many widows, and it is a taboo in many places. So this is my observation, Avaji. And secondly, I don't know whether you have been to Murshidabad. That is the confluence area of Ganges and Padma. And it is a very dangerous area. So many, we call it jele, na, fishermen. In Bengali, we call it jele. So many people are dependent on fishing, especially ilish, hilsa. But it is a very dangerous zone now because the landslides. Ganga is changing the course, and it is swallowing villages after villages. So this is I think this would be an important area for the study. What the fishermen are doing, because it is now a dangerous place for fishing. I'm not an expert, but I had been to that area and I had seen in my own eyes how a big chunk had fallen into the river. And I had talked to so many fishermen in all the villages. So I just wanted to draw your attention. That's all. थैंक यू नंदिनी जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई. मैं मुर्शिदाबाद के बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. ये जो पूरा इलाका है, आप देखिए जब कोलकाता से आप मुर्शिदाबाद और उसके आगे की तरफ जाते हैं तो अच्छा खासा हाईवे बना हुआ है. ये पूरा हाईवे जो है झील के ऊपर बना है, ज्यादातर झीलों को तोड़कर. आपके मुर्शिदाबाद जो हेडक्वार्टर है और जो सिराजुद्दौला के जो किले हैं, इलाका है, उसके बीच में एक बहुत बड़ी झील पड़ती थी. उसका नाम था मोती झील. अब मोती झील, हाँ, उसको बहुत छोटा करके एक टूरिस्ट पॉइंट बना दिया है. यानी कि वो झील जितना कभी थी, आज शायद उसका 4-5% वो रह गया है. तो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है वो उसी झील के ऊपर है. अब देखिए होगा क्या कि जो पानी है ना, पानी को अपना रास्ता पता रहता है. वो दरिया है, उसको अपना हुनर मालूम है, वो जाएगा ही उसी रास्ते पर पहुंचेगा. तो हो क्या रहा है कि जब फरक्का प्लान किया गया तो फरक्का को हुगली से जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई. जो आप देखेंगे मुर्शिदाबाद और उसके आगे तक बरहमपुर के तक नदी बहुत सिस्टमेटिक रहती है. वो वास्तव में नदी नहीं है, वो नहर है. वो हुगली को जोड़ने के लिए आगे तक उसको बनाया गया है. तो ये सब चीजों का परिणाम क्या हुआ कि जहां जहां झील को खत्म करके आपने
रेल पटरी और सड़क बना दी है, वो सारा इलाका दलदली होता जा रहा है, क्योंकि पानी तो वहां पर हमेशा से आता आया है। वो दलदली होने का परिणाम है कि आपको सॉइल इरोशन और बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, और वो इलाका धीरे धीरे बहुत ज्यादा दलदली होता जा रहा है। और जो आपको जो इतने इनका जो सिराजुद्दौला के जो टूरिस्ट पॉइंट है, जो इतने दरवाजों का किला और समथिंग, मैं उनके नाम भूल रहा हूँ, बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि शायद एक दशक में, सिर्फ 10 साल में आप हजारदुआरी का बात बोल रहे हैं? हजारदुआरी, जी, ये सारी बिल्डिंग सिर्फ 10 साल से ज्यादा ये नहीं टिकेंगी, ये सारी की सारी धंसने जा रही हैं धीरे धीरे, और बहुत तेजी से डैमेज हो रही हैं। आप उनको बचा नहीं सकते हो, क्योंकि वो इलाका दलदली होता जा रहा है, तो वो हमने डैमेज किया है, और उसका परिणाम तो सभी पर आता है, पूरी कम्युनिटी पर आता है। जी, थैंक यू। Thank you, Nandini ji. And we have Sashi ji, Sashi Balasubramaniam. If you could ask your question. Yes, Sonali, thank you. Mr. Mishra, that was an excellent and very interesting talk. I have a small question on that. ये पूरी गंगा की स्ट्रेच में कहाँ तक क्रोकोडाइल है और कहाँ तक डॉल्फिन होती है? क्योंकि जब मैं गंगोत्री गई थी, I picked up a statue of Ganga Mata sitting on a crocodile. Then when I went to Banaras and I wanted a similar statue, they said, "Yahan she will not sit on a crocodile. She will sit only on a dolphin." So I want to know, till where is she? Are crocodiles available in the Ganga, and from where does the fish start? Or in particular, where does the dolphin start? शशि जी, आपका जो सवाल है वो व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ये हमेशा लगता है कि इस तरफ किसी का ध्यान जाना चाहिए, और ये बहुत ही सुंदर है। मैं आपको बताता हूँ। गंगा या किसी भी नदी का, नर्मदा का चित्रण, कृष्णा का, गोदावरी का, मैं सभी नदियों को देखने समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सामान्य तौर पर जब नदी की मूर्ति बनाई जाती है तो उसको क्रोकोडाइल पर बिठाया जाता है या किसी ऐसे फिश पर। गंगा में क्रोकोडाइल पाया ही नहीं जाता। मूवमेंट करने वाले पानी में क्रोकोडाइल नहीं रहता है। नहीं रहता का मतलब ये नहीं कि एक भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं ठहरे हुए पानी में वो रह सकता है। गंगा में मोटे तौर पर घड़ियाल पाया जाता है, जो क्रोकोडाइल की ही एक स्पीसीज है, जो उसको फिश ईटर कहते हैं, जिसका लंबा सा ऐसा थुथना होता है। हाँ, मध्य प्रदेश में चंबल नदी है, और मैं उसको कहता हूँ कि साउथ एशिया की सबसे साफ सुथरी नदी है। उसमें जो है घड़ियाल को बनाया गया, राष्ट्रीय उसका एक सेटअप बनाया गया है बचाने के लिए। घड़ियाल उसमें रहते हैं, वो घड़ियाल गंगा में पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल मोटे तौर पर गंगा में नहीं है। जहां ऊपर क्रोकोडाइल पे बैठा दिखाया गया है, उसको आप कवि की कल्पना समझ सकते हैं कि चूंकि गंगा एक भगवान है, और भगवान है तो वो ताकतवर ही होगा, और ताकतवर है तो उसका जो वाहन है वो भी बिल्कुल कुछ सॉलिड सा वो ऐसा होना चाहिए। और ये बड़ी विडंबना है, गंगा को भगवान समझकर हमने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। उसको माँ समझा होता, अपनी माँ की तरह ही थोड़ी चिंता कर ली होती तो ठीक था। वो जैसे ही भगवान समझते हैं ना, देवी समझते हैं, हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है, उनकी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो तो भगवान है, वो अपना भी ख्याल रख लेंगे, हमारा भी ख्याल रख लेंगे। गंगा का पानी नाले में मिल जाएगा तो गंगा जल बन जाएगा। इस थॉट ने गंगा का बहुत नुकसान किया है। गंगा एक नदी है जिसमें दिव्य औषधि गुण है। अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस दिव्य औषधि गुणों से फायदा उठाएं और उसको बचाएं भी। ये पागलपन ना करें कि इसमें नाला भी डाल देंगे तो वो बच जाएगा, ये करेगा। उसी तरह से सेम, जिस डॉल्फिन की आप बात कर रही हैं, हरिद्वार में भी डॉल्फिन पे है, और बनारस में डॉल्फिन पे बिठाया गया है। वो डॉल्फिन भी ओशन डॉल्फिन है, वो गंगेश डॉल्फिन नहीं है। गंगा डॉल्फिन भी घड़ियाल की तरह ही लंबे थूथन वाली होती है, लंबे मुंह वाली होती है। आपने देखा होगा, जो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए। तो ये अच्छा सवाल है, इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत स्मॉल क्लैरिफिकेशन, मुझे घड़ियाल, alligator, crocodile is I don't know the difference. She's sitting on something that looks like an alligator. It could have been a gharial, but the point in Banaras was she is too benign and kind a goddess here. She will sit only on the dolphin, not on the gharial. So I just wanted to know till where is the natural home of the gharial, and from where does the dolphin start? No,
वो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि डॉल्फिन स्टार्ट हो जाती है वास्तव में मिर्जापुर और उसके पहले से, यानी बनारस के बहुत पहले से डॉल्फिन्स दिखना शुरू हो जाती है। और डॉल्फिन का जो नेचुरल हैबिटेट ये रहा है, ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 60 के दशक तक दिल्ली की यमुना में भी डॉल्फिन पाई जाती थी। सिर्फ 1966 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय यहाँ पर भी डॉल्फिन दिखी थी। तो वो उनका वो हैबिटेट हमेशा से रहा है, लेकिन वो कम होता गया। इस समय डॉल्फिन यदि आप जानना चाह रहे हैं तो सिर्फ भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में थोड़ी सी बची हुई है। और जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ मिलाकर भी 2000 के आसपास डॉल्फिन है। और घड़ियाल की जहां तक बात है, घड़ियाल चंबल में है, चंबल के थ्रू यमुना में है, यमुना के थ्रू गंगा में है, और आपका इलाहाबाद, बनारस और इस रेंज में घड़ियाल पाया जाता है, आगे बिहार तक। ओके, थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक यू। Sashi ji and Abhay ji, I really want to add something here. So यहाँ हिमाचल में एक जहाँ मैं रिसर्च कर रही थी अपने स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ एक मंदिर का कॉम्प्लेक्स था जिसमें शिव, पार्वती, विष्णु और छोटे मिनिएचर टेम्पल्स हैं जो गुर्जर प्रतिहार उस पीरियड के हैं। सो समवेयर अराउंड 10th to 12th century. अब ये जो है, they are protected by the village. They were accidentally excavated by the villagers, so they are not protected by the Archaeological Survey of India. अब वहाँ की ये स्टोरी है कि बहुत पहले there was a goddess शीतला. हाँ, there was a fire, पुजारी के पास वो डेटी थी, एंड वो शीतला की मूर्ति लेकर चले गए, ठीक है। Now 30 years, 40 years later, this place suddenly some farmer is digging and ये पूरी temple complex निकलता है, and उसमें एक sculpture है जो उनको समझ में नहीं आया ये क्या है। उन्होंने कहा ये शीतला है, and board भी शीतला देवी का लग गया, क्योंकि the villagers were attached to the memory of Sheetala, right? When we went, it was actually Ganga, and गंगा का वो फॉर्म था जिसमें घड़ियाल जो आप बता रहे हैं, और एक सून जैसी चीज जो आप डॉल्फिन की तरह बता रहे हैं, कोई बहुत ही मिक्स्ड अप सा एक वर्जन ऑफ एन एनिमल ऑफ which looks like an alligator, a ghadiyal, it looks like a dolphin, it also looks like an elephant, but it is the vehicle of the Ganga. So it's very interesting to see that the Gujjar Pratiharas are coming from the plains, right? So they are bringing the memory of Ganga with perhaps these other creatures that you see, and she's getting attached to that very strong version of Ganga, which Sashi ji was saying that, you know, down in the plains she's benign and kind, but up in the hills she's very strong. So you see that happening. But here in the memory of the people, and for me, because I study cultural transmission, तो मेरे लिए ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि यहाँ के लोग उसको शीतला बुला रहे थे, क्योंकि उनकी मेमोरी में उनकी गॉडेस शीतला थी। तो हालांकि वो गंगा ही है, लेकिन उसको अभी तक शीतला बोलते हैं। सो मैंने सोचा मैं आपसे ये बात शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए। थैंक यू। So, do we have any other questions? I just want to add, that now in Kolkata, Ganga, we can see the dolphins playing. They left because of the, you know, pollution and everything. During COVID, I mean, I don't know whether it's a rumor or not, but people say they have seen dolphins playing in the water, and people are at least getting Ilish or Hilsa more and more from this Ganga, and Hilsa just disappeared from this region. I just want to add that. ठीक है, ये एक बहुत लंबी बहस का विषय है कि पेंडेमिक सिचुएशन, लॉकडाउन के दौरान नदी इतनी क्लीन हो गई कि डॉल्फिन और हिल्सा दिखने लगी। ऐसा हुआ नहीं है वास्तव में, क्योंकि जो 85% जो पॉल्यूशन है वो डोमेस्टिक सीवेज का होता है,
12 और 13% पॉल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल सीवेज का है। तो लॉकडाउन में इंडस्ट्री बंद थी, डोमेस्टिक सीवेज बंद नहीं था, लोग घरों में थे और खा पी रहे थे और गंगा को अपना जो भी वेस्ट है वो अर्पण भी कर रहे थे लगातार। तो सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि जो इंडस्ट्रियल सीवेज होता है वो पानी के कलर को बदल देता है केमिकल की वजह से, और जो डोमेस्टिक सीवेज होता है वो पानी के कलर को नहीं बदलता है, वो वैसा ही दिखता है। इसलिए नदियां साफ नजर आ रही थी, साफ थी नहीं बिल्कुल भी। और ये कहना कि वहाँ डॉल्फिन्स नजर आ रही हैं, हिंसा नजर आ रही है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंसा का होना नहीं होना के पीछे पॉल्यूशन कभी भी कारण नहीं रहा। उसके पीछे सिर्फ उसका मूवमेंट कारण रहा कि फरक्का बनने की बात से हिंसा का मूवमेंट बंद हो गया। और मेरे पास थोड़ा सा समय नहीं था, अदरवाइज मैं कोलकाता की फेरीज पे बात करना चाह रहा था। जो पूर्वी हिस्से में फेरियां बनी है, बहुत बड़ा महाप्रयोग हुआ है कोलकाता में कि पूरे इतने बड़े शहर का जो सीवेज होता है उस सीवेज के थ्रू मछुआरा कम्युनिटी ने उस सीवेज में ही मछलियों को पैदा किया है, और वो अच्छी खासी प्रोटीन वाली और सस्ती मछलियां होती हैं जो बहुत सारे लोगों को वो उपलब्ध करा पाते हैं। शहर आज भी उन्हें उतना सम्मान नहीं देता, लेकिन फेरियों पर एक बहुत ज्यादा बात होने की जरूरत है। बहुत महाप्रयोग मैं इसको कहता हूँ कि उन्होंने साल्ट लेक से बचे हुए इलाके को पूरी तरह से बदल दिया। पिछले शायद 100 सालों में ये डेवलपमेंट हुआ है। और वो कैसे प्रकृति और गाद जो हिमालय ने वहां पहुंचाई, और डोमेस्टिक सीवेज जो कोलकाता शहर अपना देता है, इन तीनों चारों चीजों को मिलाकर कैसे फेरियों को उन्होंने अलग अलग, फेरी मतलब एक टाका होता है, एक इलाका जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, इससे उस पानी में शिफ्ट करना, उससे उस पानी में शिफ्ट करना, और उन्होंने फिश कल्चर को बहुत बढ़िया तरीके से किया है। और मुझे लगता है वो मछलियां वहां पैदा कर पा रहे हैं इस वजह से। तो कभी मौका लगा तो हम फेरीज पे जरूर बात करना चाहेंगे और उस पर बात होनी चाहिए। झींगा का कल्चर जरूर अच्छा है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में उसकी डिमांड है, और कुछ झींगा मैंने उसमें देखा भी था, अच्छा खासा हो रहा है, लोग कर रहे हैं काम। उसके अपने कुछ प्लस माइनस है, उन पर शायद बात करने का भी हमारे पास समय नहीं है। Hello. Yeah, Srinivas ji, you can ask your question. I joined a little late, but whatever I heard of it, it's so very, very thought-provoking, and it's also something which is really, really something that we need to worry about. I just have a simple question, because someone talked about Sitla here, Sonali talked about Sitla, someone else talked about, earlier we had this whole session on the beautiful songs of Ganga. So where do you see, is there anything that binds this cultural expression of Ganga and what Ganga is today and what Ganga can be of future? So is there a possibility, or do we say that the culture of Ganga is something of the past and we at best only romanticize, whether we're singing songs or whether we're doing all those rituals? Because we also see that when rituals become like a mega spectacles, they've actually ended up harming Ganga more than where do you see these connections, and how do you think that the possibility of the actual ecology of Ganga and the culture of Ganga as it comes through the intangible heritage, is there a possibility of the two ever coming together and a better future for Ganga? Or it just has to be all scientific and intangible is something that we should forget about? मैम, दो चीजें हैं जो दर्द चाहे नदी का हो या समाज का हो, व्यक्ति का हो, उस पर साहित्य नहीं लिखे जाते। वो जो रिसर्च होती है ना, उसमें जगह नहीं पाते। ये जो दर्द है वो फोक में जगह पाते हैं, लोक गान में, तो वो उसमें जगह पाते रहेंगे हमेशा से, और वो हम उसकी तकलीफ को गाते रहेंगे। धार्मिक जहाँ तक बात है धार्मिकता की, गंगा की, वो होती रहेगी और इनफैक्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जब
वास्तव में नदी नहीं रहेगी तो उसको लेकर कहानियां और ज्यादा गढ़ी जाएंगी, क्योंकि हर लिहाज से ये बाजार चलता रहेगा। सरस्वती नहीं है तो उसके उसके होने की कहानियां हैं कि वो है। और जो लोग संगम में डुबकी लगाते हैं वो साथ में सरस्वती की मूर्ति लेकर डुबकी लगाते हैं। उनको पंडित जी ने समझा दिया है कि आप ऐसा करेंगे तो तीनों नदियों में आपकी डुबकी मानी जाएगी। तो ऐसी नई नई कहानियां हम गढ़ लेंगे। बहुत सारी जगहों पर क्रीमेशन के नाम पर हिंदू डेड बॉडीज को गड़ा देते हैं। वहां पर लकड़ियां नहीं है, वो लोग नहीं जला पा रहे, तो उसके लिए कहानी है, वो हमने नर बलि बना दिया है उसको। कि एक मेथड ये भी होता है क्रीमेशन का कि हिंदू बॉडी को गाड़ सकते हैं। इस तरह से कहानियां नई नई बनती जाएंगी और आस्था का बाजार कभी खत्म नहीं रहेगा। नदी रहे चाहे ना रहे, हजारों साल से सरस्वती नहीं रही, इसकी कहानी है। गंगा धीरे धीरे जा रही है, लेकिन कहानियां मजबूत होती जा रही हैं, जिसको हम कोई रोमांटिसाइज करना कह रहे हैं कि ये हो गया, साफ हो गया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि एक रिवाइवल भी हो रहा है उस तरह की सोच का, और वो सोच पहले थी कि जो आस्था है प्रकृति में, या प्रकृति के जितने रिसोर्सेज हैं उनमें जो आस्था है वो एक थी सशक्त एक मीडियम है एनर्जी को मेंटेन करने का। तो इस आपकी जो इतनी डीप रिसर्च हुई, आपने बॉर्नबी को भी दिखाया, बॉर्नबी भी किसी एक समय में शी वॉज अ वेरी पावरफुल इमेज एनएक्टमेंट टू मेंटेन द इक्वालिटी ऑफ द सुंदरबंस। बट अभी you know the degradation in ecology is so vast and devastating. And when we say that let's go back to our astha and let's go back to the intangible, it is the intangible which will save the tangible. तो आपका जो रिसर्च है उसको हम देखें तो उनमें ये जो ट्रेडिशनल विजडम थी, जो ट्रेडिशनल वेज थे प्रोटेक्शन के, do they have any place in today's scenario? आज के संदर्भ में क्या उनके कुछ मायने बचे रह गए हैं? क्या उनको रिवाइव करने से हमें कुछ इकोलॉजी में हमारी फर्क पड़ने वाला है? क्या गंगा बदलने वाली है या हमारी पॉलिसीज बदलने वाली है? That is what my question is, क्योंकि हम अब बार बार बोलते हैं कि ट्रेडिशनल विजडम की तरफ जाओ, ट्रेडिशनल विजडम की तरफ जाओ। तो अभी पैंडेमिक में तो ये और ज्यादा हो गया है। ट्रेडिशनल विजडम की तरफ जाओ ये कहा जाता है, वास्तव में उपाय भी यही एक ट्रेडिशनल विजडम की तरफ ही जाना होगा। जो जैसे ब्रह्म पुराण में ये मेंशन किया गया है नदी को लेकर कि कौन सा स्थान किसका है। जो नदी के बीच का हिस्सा है वो नारायण क्षेत्र कहा जाता है, वहां से आपको कुछ भी नहीं टच करना है, लेना नहीं है। किनारे का स्थान अलग मेंशन है, उसके किनारे का कहाँ तक आप मिट्टी ले सकते हैं वो मेंशन है। इस तरह से जो बुद्ध के समय जो लिटरेचर जो मिलता है एविडेंस, उसमें तालाबों को बनाने का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कि कितने तालाब बनने हैं, कितनी दूरी पे बनने हैं। ये सारी चीजें जो चूंकि हमको बालू रेत गंगा की कैश क्रॉप की तरह दिखने लगी, इस वजह से ये ट्रेडिशनल इन चीजों से हम पीछे हट गए, क्योंकि इसके लिए जगह नहीं निकल पा रही है। लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रही है, या जो भी पेंडेमिक सिचुएशन के समय हमने देखा समझा, उपाय यही है कि आपको उस तरफ ही जाना होगा। पॉलिसी के लेवल पर चेंजेस होने वाली जहां तक बात है, उसके कोई चांस नहीं दिखती, क्योंकि पॉलिसी चलती है रेवेन्यू मॉडल पर। ये देखा जाता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उससे सरकार या समाज कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब वाटरवेज एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि समुद्रगुप्त के समय भी पानी में जहाज चला करते थे, तब बांध नहीं बने हुए थे। यानी कि एक जो मेथड था खुद को सेल्फ क्लीनिंग का, गंगा उससे काम चला लेती थी और मूवमेंट होता था, यानी कि जो वाटरवेज थे वो काम करते थे, ट्रांसपोर्टेशन भी होता था। पर अभी जो वाटरवेज बन रहा है, जो पॉलिसी के लेवल पे जो वाटरवेज बनाया जा रहा है, वो साफ इंडिकेट कर रहा है कि आप नदी को रोकेंगे, कम से कम 12 जगह पर रोकेंगे। और 12 जगह पर रोकने का मतलब है कि आप उसकी इकोलॉजी को नष्ट करेंगे ही, या फिशिंग की कोई भी पॉलिसी उठाकर देख लीजिए, कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि
फिशिंग करने का टाइमिंग क्या होना चाहिए, या उसका सीजन क्या है या नॉन सीजन क्या है, वो पूरे 12 महीने वो चलता है, इस तरह से चलता है। पॉलिसी के लेवल पर उम्मीद जीरो है, समाज के लेवल पर उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब एक बार फिर से लोग सोचने लगे हैं कि जो ट्रेडिशनल विजडम था वो बहुत स्ट्रांग था और उस तरफ जाने की जरूरत है। तो जो बात आप कह रही हैं वो सही भी है, उसकी जरूरत भी है, उस तरफ ही जाने की जरूरत है। वैसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं कि समाज ने अपनी नदी को ऐसे ही बचा कर रखा है। And I leave the thing. अभी जो नई ये जल नीति एंड ऑल, इस पे काफी काम चल रहा है, न्यू वाटर पॉलिसी, और फिर से वो एक बार वो एक बहुत मैक्रो एक पॉलिसी बन के उभर के आ जाएगी, पर उसमें कुछ क्या माइक्रो लेवल पे भी कुछ प्लानिंग सोची जा सकती है? क्या वो उस जल नीति का हिस्सा बन सकता है? बिल्कुल, सरकारें बड़ी भोली भाली होती हैं, उनकी जल नीति भी बहुत सिंपल होती है। पानी के बारे में एक लाइन ही सच्चाई है कि आप उसको बना नहीं सकते, सिर्फ बचा सकते हैं। और जो भी जल नीति आप देख रहे हैं इस समय, जो हर घर नल जल योजना चल रही है, उसका सीधा सीधा मैकेनिज्म है कि आप जमीन खोदिए, ग्राउंड वाटर निकालिए, उससे एक सेटअप बना के सिंटेक्स तक पहुंचा दीजिए, वहां से गाँव में पहुंचा दीजिए। तो वास्तव में हमारा जो विजन है पॉलिसी लेवल पे, जल नीति जो आप बात कर रहे हैं, वो ये देखती है कि 2023 में जब इलेक्शन में जाना है तो उसके पहले तक ग्राउंड वाटर कहाँ तक पहुंच जाएगा। और वो जल नीति ये नहीं देखती कि 50 साल बाद क्या होगा या 30 साल बाद क्या होगा, 40 साल बाद क्या होगा। वो हमारे थॉट लेवल पर कहीं है ही नहीं। हम कहीं तालाब, नदियों के किनारे तालाब बनाने की कोशिशें उस तरह की नहीं है। हाँ, जीओसी कोशिश बहुत है, जैसे प्लांटेशन कर दिया, और ये इस तरह की चीज होती है कि सुनकर अच्छा लगता है कि अरे प्लांटेशन बहुत बढ़िया चीज हो रही है, पर इस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाता कि गंगा के किनारे प्लांटेशन कभी सफल नहीं हो सकता। गंगा के किनारे टॉयलेट बना देना कभी सफल नहीं हो सकता यदि उसका मेंटेनेंस नहीं है तो ये एक, क्या कहें इसको, एक बस एक सुनने में अच्छा लगता है, लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 6 करोड़ पौधे लगाए थे 2 साल पहले, और उनका कैजुअलिटी रेट 100% था, और 25 करोड़ पौधे अभी यूपी सरकार ने लगा दिए हैं। और जितने गंगा और गोमती के किनारे लगे हैं उसमें मेरा दावा है कि उनका कैजुअलिटी रेट 100% होगा। और सिंपल सा उसका साइंस है। एक पौधा जो आप रोप रहे हैं उसको 3 साल चाहिए जड़ें जमाने के लिए। गंगा में फ्लड आना उसका नेचर है, उथली हुई नदी है, हर साल बाढ़ आएगी ही उसमें। तो जब वो टिक ही नहीं पाएगा 1 साल तक उसमें, तो उसके किनारे पौधा लगाकर कौन सा पर्पस सॉल्व हो रहा है। लेकिन जैसा कि होता है, हम लोग फॉलो अप नहीं करते हैं, और इस समय ताली थाली का दौर है, तो पेड़ लगाकर वाहवाही कर लिया है, वो वैसा ही चल रहा है। कुल मिलाकर सब कुछ ऊपरी तौर पर है, कुछ भी वैसा नहीं है कि जिसे कहें कि हाँ इससे आगे चलकर कुछ ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। हाँ, छोटी छोटी कोशिशें जरूर हो रही हैं समाज के स्तर पर, गंगा के बेल्ट में भी है, गांव के स्तर पर लोग ये काम कर रहे हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो लगातार कुएं खोद रहे हैं, या पुराने कुओं को रिवाइव करवा रहे हैं, और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो कुएं का पानी पिए। वो नहरों को एक प्रॉपर मैकेनिज्म दे रहे हैं, वो घर के पानी को ग्राउंड वाटर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन्हीं लोगों की वजह से बचेगा, यदि कुछ बचेगा तो। बाकी सरकार की तरफ देखने का कोई फायदा नहीं है। Thank you. Thank you very much. बहुत अच्छा। We have Dr. Vijay Lakshmi Bose with the question. This is just an observation that just contributes to the discussion. We were talking about Bon Bibi and the Potachitra, the scroll paintings that are sung in that region. It's just interesting. Now they are talking about just the issues जो कि हम बात कर रहे थे, फिशिंग कम हो रही है, हमारे लाइवलीहुड्स कम हो रहे हैं, गंगा में पानी कम हो रहा है, अम्फान आए हैं। तो the prayers to Bon Bibi are not so much about tigers of course, but हमारा लाइवलीहुड बचाइए, हमें नौकरी दे दीजिए,
ताकि हमें ड्रेन्स नहीं खोदना पड़े, हम मछली पकड़ पाए। तो प्रार्थनाएं बदल रही हैं accordingly. The worship of Bon Bibi, the concept of Bon Bibi is now changing. And like they used to tell the forest officers, why are you coming here? Go to Dakshin Rai who protects the tigers. You want to protect tigers, right? You don't care that they eat us up. So just this is the rhetoric that goes on. Sorry, मेरी हिंदी बहुत कमजोर है अभय जी। नहीं, ये मैं इतना ही कहना आप बहुत अच्छी बात कर रही है, पर बॉन बीबी एक ना बहुत अच्छा उदाहरण है ये समझने का कि समाज कैसे विकसित होता है। अब आने वाले समय में बहुत सारे वर्ग, आप ये बहस कर सकते हैं कि बॉन बीबी हिंदू है या मुसलमान है, वो इससे मुक्त है ये समाज पूरी तरह से। वो बॉन बीबी है, वो वन की देवी कह लीजिए उसको, चाहे जो कह लीजिए, वो रक्षा करती है हमारी, वो हमारा एक बिलीव है उस पर। अब ये एक आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, आप इस पर बहस करते रहिए, अंतहीन है, लेकिन वो वहां जाकर देखिए तो वो एक सुंदरबन अपने आप में एक अच्छा उदाहरण है ये देखने का कि चीजें आकार कैसे लेती हैं और धीरे धीरे बनती हैं। वो ये बताती हैं कि कृष्ण जब पैदा हुए थे तो वो कृष्ण नहीं थे, वो बहुत हजारों सालों बाद कृष्ण बने हैं, राम हजारों सालों बाद राम बने हैं। तो समाज ऐसे बनता है, समाज वो तलवार लेकर या जय जय श्री राम कहने से या अल्लाह अकबर कहने से ना कभी बना है ना कभी बन सकता है। बिल्कुल। Thank you. I don't think there are any more questions, but I have a couple of announcements to make. So one of them is that next week we have Dr. Nandini Bhattacharya, who will talk on the Lepcha community in the Eastern Himalayas. So from a very northern plain kind of topics that we have been engaging with, we will go on like how Ian Baker took us to the Eastern Himalayas, where she'll talk about the quest for the roots. So we're really looking forward to that, ma'am, for next week. And after that, we will be having Dr. Shravana Borkotaki. Yeah, Shravana Borkotaki. She'll also be talking about Tantra. She's a lecturer at Harvard, so she'll be on with us. We will also have Dr. Prabhakar from the Archaeological Survey of India, Dr. Alok Tripathi. All of them will be coming up in the month of August. So I'm really looking forward to that. And I have to show this book to all of you, Zanskar to Zero, No Stilettos in the Himalayas. This was gifted to one of our audience, Dr. Lalita, who is in Kerala right now, and she studies gender studies and literature. So she sent this book for the library. So it really kind of motivates me that there's so many people out there who really want to fill the library for all the research scholars who will one day come after the corona thing is over and use our library. And one other announcement. So there was this beautiful palace structure that was found right opposite the mountain I am in. Incidentally, like the villagers, they were using the stones to pave a road, and they did not realize that it's an archaeological site. And I had seen that because some of the sections were exposed last year, and I knew there's an archaeological site, and it's in the in a place called Thava, which was the second capital of the Kulu kings. So last month I wrote to the Archaeological Survey of India. I urged them that I would love to volunteer to document the site. And they gave me permission just yesterday. So I'm so happy that I can document the site and make sure that whatever I document is saved for posterity, so that future archaeologists who excavate there or who study there, they have something to look at. So I'll be doing that. I have a 2-month permission. So I'm really, really happy that I've got this first kind of project, which is motivating me in the virus situation to go out there and document. So I wanted to share this good news with you. And that being said, Abhijji, your talk has been so motivating and so wonderful that it's all about, you know, corona or no corona, we have to take care of our rivers.
we have to make sure that the divine element that has been bestowed on them, we make it true to that, like whatever persona that they exude, we have to respect that as individuals, as humans. And the pandemic is testimony to what we are all experiencing, that if we don't take care, it'll all go away. So thank you all for being here. And Abhiji, we really want you to come back and do a session on the ferries जो आप बता रहे थे. तो बिल्कुल, yes, absolutely. बहुत आवश्यक है कि हम सब इस बारे में जानकारी हासिल करें आपसे. एंड आपने इतना काम किया हुआ है, और गंगा, हम हमेशा बोलते हैं तो गंगा की भूमि है, गंगा गंगा गंगा, लेकिन क्या गंगा के साथ हो रहा है इतनी डिटेल में हमें कभी सुनने को नहीं मिला. तो थैंक यू सो मच for this. Thank you. Yeah. Thank you ये मंच देने के लिए बहुत धन्यवाद. And आप जुड़े रहें, आप सब जुड़े रहें. And I'll post the flyer for next week soon. And ये वाला talk भी जो है मैं YouTube पे post कर दूंगी. And anyway, और किसी को कुछ बोलना है please बोलिए. Dr. Sonali ji, madam. Yes, yes. I am from Vijayawada, Durba Srinivas. Namaskar, Durba ji. Durba ji, Abhay ji, how are you? I'm fine, sir. Thank you. I'm very happy to see you and Professor Maulik Kaushal ji. I want to put a small piece of question. You had I understand you have thrown some ban on fishing during Mahabharata time, if I am not wrong. One. Am I right? A ban on fishing in Ganga in Mahabharata time, during Mahabharata time. Okay. If some you can throw some more light on that. One. And you have told about fishing in Andhra Pradesh also. So just I want to get enlightenment from these 2 points from you. Thank you. Thank you, sir. महाभारत के टाइम पर फिशिंग बैन थी या नहीं, इसका रेफरेंस नहीं मिलता है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है. और आंध्र प्रदेश की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो वास्तव में जो आंध्र और कर्नाटक का जो तेलंगाना है, बेसिकली आंध्र भी क्या कहें, तेलंगाना का जितना एरिया है, उन्होंने कल्चर पर इन्वेस्ट बहुत अच्छा किया है. और बहुत सिस्टमेटिकली आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर ढेर सारी फेरियाँ, जिसको मैं, चूंकि कोलकाता का बहुत डिफरेंट मॉडल है, इसलिए मैं उसको बड़ा महाप्रयोग कहता हूँ पिछले 100 सालों का. लेकिन तेलंगाना और उस क्षेत्र में वहाँ पर पूंजीपति बहुत लोग हैं, उन्होंने पैसे को बहुत क्या कहें एक मास लेवल पर इन्वेस्ट किया है, इसलिए आंध्रा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर पा रहा है. तो इन टर्म्स ऑफ चिकन, एग और फिश, शायद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पास जॉइंटली इतनी पावर है कि वो आधे इंडिया को अकेले ही सप्लाई कर सकते हैं, कर भी रहे हैं. मतलब इवन ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन बंगाल में मैक्सिमम फिश आंध्रा से जाती है, और इवन आसाम में मैक्सिमम फिश जो है आंध्रा से जाती है. तो उनका काम है, और उस मॉडल पे बिहार ने भी कोशिश की है करने की, लेकिन क्योंकि उस पर बहुत आगे बढ़ना है उनको. बिहार में बहुत गुंजाइश है. कई लोग ये सवाल करते हैं कि इंडस्ट्री नहीं है बिहार में, जमीन बहुत है, उसके बावजूद बिहार में फिश कल्चर सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है. उसके पीछे कारण ये है कि जो बिहार बेसिकली देखिए खादर लैंड और भाखर लैंड में फर्क बटा हुआ है. गंगा का जो उत्तरी इलाका है वो भाखर लैंड है, और जो दक्षिणी इलाका है वो खादर लैंड है. खादर लैंड मतलब थोड़ी मजबूत जमीन हो गई, भाखर लैंड मतलब पोली जमीन हो गई, दलदली जमीन हो गई, क्योंकि जो कोसी है, घग्गर है, वो सारी नदियां उस तरफ से ही आकर उससे मिल रही हैं, गंगा से मिल रही हैं. तो ये इलाका दलदली है, तो यहाँ इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो पाई, लेकिन इन जगहों पर फिश कल्चर का ह्यूज चांस है. इतना चांस है कि ये बिहार अकेले बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है विल पावर और बाकी सपोर्ट की, कि लोग उसको कर पाए. उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. इसीलिए आपको बिहार में दिखेगा कि जो भाखर लैंड वाला एरिया है, यानी कि दक्षिणी हिस्से वाला,
पटना है, भागलपुर है, ये इलाके कंपेरेटिवली ज्यादा विकसित नजर आएंगे कंपेरिजन टू उत्तरी इलाके के। वो उतने डेवलप नहीं है, इसलिए क्राइम रेट भी आपको उत्तरी इलाके में ज्यादा मिलेगा, दक्षिणी इलाके में कम मिलेगा। ये थोड़ा सा फर्क है वहां पर। तो बिहार में भी बहुत गुंजाइश है। आंध्रा ने इसी तरह की स्थिति पे काम किया है, दलदली जगहों पर ही काम किया है। जी सर। ये सब आ रहा है कृष्णा गोदावरी नदियों से आ रहा है और समुद्र से ये सब फिश वगैरह, these are all being brought from the river Krishna, Godavari, or from the seaside, from the Bay of Bengal. सबसे ज्यादा तो जो नया कल्चर हो रहा है पोखरों वाला, जो ऑर्गेनाइज कल्चर है, उससे आ रहा है। फिर सेकंड नंबर पे समुद्र से आ रहा है, और नदियों से तो बहुत कम आ रहा है। वो गोदावरी में थोड़ा बहुत फिशिंग है, कृष्णा में एकदम खत्म कर दिया है, और कावेरी को तो बिल्कुल निचोड़ दिया है। कावेरी को तो ऐसे बांटा है कि उसको, कावेरी को अपना हिस्सा ही दिया उससे। तो आप यदि कोई घर का भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी बांटते हैं तो जो बांट रहा है उसका भी अपना हिस्सा होता है, लेकिन नदियों के पानी में उनका अपना कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए नदियां खाली हैं मछलियों से। बहुत नाम रखिए। जी सर। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। Thank you. Thank you. Dr. Sonali madam also, I thank you very much giving me the opportunity to participate in this session from Andhra Pradesh. Thank you. Yeah, and please keep participating every week, Sunday at 4 p.m. So, sure, like ma'am. we have Dr. Nandini Bhattacharya next week talking about the lepchas in the Eastern Himalayas. So really looking forward to all of you being there again. And Abhijit, thank you so much. And we want to know more about your research and the Water Wisdom project that you're doing. And please come back to the forum when you're ready to give a lecture on the ferries. And of course, Dr. Kaushal and Dr. Kapila, all of you, Dr. Vijay Lakshmi Bose, we want more talks from all of you. You have a range of topics that you can talk on. So we really want to listen to you again and take this forward. Thank you. Thank you. Namaskar. Yeah. Okay. Bye, everyone. Have a wonderful week. Bye. And stay safe, all of you. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Stay safe. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you so much, Sonali. Thank you, Abhay. Thank you, Dr. Mali. Thank you, Thank you, Dr. Mali. Thank you. Thank you, Dr. Abhay. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you, Vijay Lakshmi ji. Thank you, Sonali ji. Bye-bye. Namaskar. मुकेश चंद्र जी को मैं देख पा रहा हूँ। नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। चलिए, आप पूरे लेक्चर में रहे, मैं देख रहा था, अच्छा लगा आपको देखकर। हाँ, अच्छा लगा, अच्छी बातचीत हुई जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।